ओके, जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी का। ओके, तो आई होप ये सबके फर्स्ट टर्म में आ रहा होगा, कंफर्म कर दीजिए। एंड किस किस के स्कूल में ये चैप्टर हो चुका है? ओके, फिर तो आप लोग थोड़ा जल्दी समझ आएगा। ओके, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो चैप्टर का नाम है तो आपको क्या लगता है ये जो फंडामेंटल है यूनिट, जो लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है वो क्या होगा? व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? यस सर। और कोई बता रहा है? जिसका आंसर हुआ करे ना वो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दिया करो। ओके, व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? तनीषा गर्ग। यस तनीषा, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। बस मैं देख रहा था आप लोगों को पता है या नहीं पता, तो प्लीज आंसर क्या करो सबके सब। सलोनी तनीषा ने किया है, रिधिमा आपने नहीं किया है। ओके, सो what is the basic fundamental unit of life? Cell is called the fundamental unit of life। जो हमारी लाइफ है उसका फंडामेंटल यूनिट सेल है। और इसको हम सेल को और कैसे डिफाइन करते हैं? सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो जो सेल है वो आपकी किसको वॉइस नहीं आ रही है प्लीज? किसको वॉइस नहीं आ रहा? तनीषा एंड रिधिमा, आपको वॉइस क्लियर है? ओके ओके सलोनी, यू हैव प्रॉब्लम। सलोनी प्लीज ट्राई एट योर एंड कि नेटवर्क में प्रॉब्लम बिकॉज़ तनीषा एंड रिधिमा को क्लियर आ रही है, सो माइट बी प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। now audible? Saloni, can you hear us now? ओके, ओके, तो मैं बता रहा था जो सेल है वो आपकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ में। ओके, तो हम इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं सेल को? सो सिंपल, आप दो वर्ड देख रहे हो इस लाइन में, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। फंक्शनल मींस ये जितने भी बॉडी के आपके फंक्शन है वो कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल परफॉर्म कर रही है। एंड
स्ट्रक्चरल, वाई स्ट्रक्चरल, क्योंकि जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है या टिश्यू हैं, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ cell. That is why cell is called structural and functional unit of life. Clear? So यहाँ पे मैंने लिखा भी है, all the tissues and the body organs in living organisms are made up of cell and each function are performed by the cells in the body. That's why cell is called basic structural and fundamental unit of life. Okay, next person. ओके, तो सो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, जो सेल है, क्या उनका नंबर, क्या उनकी शेप, सबसे पहले ये बताओ, किसी भी सेल की जितनी भी पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल हैं, जो सेल है उनका साइज सेम है या शेप सेम है या नंबर सेम है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, whatever it is, bacteria, protozoa, plants and animals. Yes, no sir. Okay, so size cell का size, shape and number vary करता है from organism to organism. Okay, so there is much variation in size, shape and number of cells हर किसी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, आप डायरेक्ट उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के भी बता सकते हो, क्योंकि प्लांट का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, एनिमल्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, एनिमल्स में भी कितनी कैटेगरी होती है, उनमें भी सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, तो डेट मीन्स सेल भी सबकी अलग अलग होती है. ओके, एंड नंबर सेल it is different in every organism to organism and according to their function also. Okay, right Tanisha. ओके, तो सेल की शेप कौन कौन सी हो सकती है? सेल की शेप स्फेरिकल हो सकती है, स्पिंडल शेप्ड हो सकती है, ओवल हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है. ओके, कोई एग्जांपल बता सकता है कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि इरेगुलर शेप का होता है, जिसकी कोई शेप ही नहीं होती, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? यस, अमीबा. अमीबा हैज नो शेप, इरेगुलर होता है. बैक्टीरिया, some may bacteria have, okay, but the best answer is amoeba. नेक्स्ट, ओके, अपनी बॉडी की कोई ऐसी सेल बताओ जिसकी कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर. इट्स व्हाइट ब्लड सेल. व्हाइट ब्लड सेल की शेप नहीं होती, वो रेगुलर होती है. ओके, नोट कर लिया करो ये सब चीजें. ओके, ये जितने भी डायग्राम है ये आपको शेप बता रहे हैं. एक तो डिफरेंट सेल बता रहे हैं, ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं, एंड डिफरेंस क्या पता लग रहा है यहाँ पे. एक तो आपको शेप में डिफरेंस पता लग रहा है, प्लस नंबर में. हम ये नहीं कह सकते हमारी बॉडी में ब्लड सेल है पूरी बॉडी में, नहीं. ओके, इसके अलावा साइज भी आप देख सकते हो. ठीक है, तो कुछ भी सिमिलर नहीं होता. तो यहाँ पे देखो, स्मूथ मसल सेल स्पिंडल शेप के हैं, ब्लड सेल बाइकॉन्केव और स्फेरिकल शेप के, ओवल टाइप के. ऐसी ओवम की शेप देखो, फैट सेल की शेप देखो, नर्व सेल की शेप देखो, यहाँ से थोड़ा गायब हो गया नर्व सेल. ठीक है, एंड बोन सेल एंड स्पर्म. ठीक है, सबकी जो शेप है वो डिफरेंट है. तो दीज आर द वेरियस सेल्स ऑफ योर बॉडी. बच्चों, मेरी आवाज क्लियर है ना?
ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल के बारे में क्या क्या डिस्कवरी हुई, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया? हु डिस्कवर्ड सेल? कोई बताएगा आंसर? यस, रॉबर्ट हुक, राइट। रॉबर्ट हुक आंसर है जिसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था 1665 में, ठीक है। ओके, तो कैसे किया था ये भी पूछा जाता है, हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड। सो चलो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। जो ये रॉबर्ट हुक था, इनकी लेंसेज की शॉप थी। लेंसेज की शॉप में ये क्या कर रहे थे, एक पाइप में दोनों साइड इन्होंने लेंस लगा दिए। जैसे पाइप होता है तो उसके दोनों साइड पे एक तरफ लेंस फिट कर दिया, दूसरी तरफ लेंस फिट कर दिया। एंड इन्होंने क्या किया, कॉर्क होता है, कॉर्क होता है जो हमें ट्री की बार्क से मिलता है, ठीक है। उससे हम बॉटल के कैप्स वगैरह बनाते हैं कॉर्क से। तो उसने क्या किया, उस बार्क ऑफ ट्री यानी कि कॉर्क को लिया और जो उसने खुद से सेल्फ मेड लेंसेज का एक तरह का माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है। उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसने उसके अंदर देखा, जैसे आप माइक्रोस्कोप से किसी भी स्लाइड को देखते हो, स्कूल में आपने देखा होगा, ठीक है। सेम उसने भी उसी माइक्रोस्कोप जैसे वो नहीं होता बायनोकुलर, दूरबीन, दूरबीन से जैसे देखते हो आप लोग, ठीक है, सेम उसने भी ऐसे देखा। तो उसको क्या मिला, उसने देखा कि उस कॉर्क में कुछ कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है। तो उसने देखे कुछ ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए थे, ठीक है। उसने इन कंपार्टमेंट को क्या बोला, सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई, ओके। बट उसने ये बताया कि जो उसको जो लेंसेज में दिख रहा था वो कुछ इस तरह से दिख रहा था, तो इसलिए उसने बोला कि हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, ओके, कॉर्क में। बट उसने जो सेल डिस्कवर करी थी वो कैसी सेल डिस्कवर करी थी, डेड, ओके। तो नेक्स्ट कौन था जिसने कोई लिविंग सेल डिस्कवर करी हो, कोई बता सकता है? हु डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम द लिविंग सेल? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर करी थी, एंड लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे और बहुत ही थोड़ा मॉडिफाइड टाइप का इन्होंने माइक्रोस्कोप यूज करके फर्स्ट टाइम इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। ये आपकी बुक में भी है एक छोटे से बॉक्स में, ओके, तो वहां से आप लोग रीड कर लेना। So the scientist Leeuwenhoek saw free living cells in the pond water for the first time. Okay, pond water से उसने किसी living cell को first time discover किया। इसके अलावा and name the scientist who discovered the nucleus. Yes, Robert Brown. Robert Brown was the scientist who discovered the nucleus in the cell. Okay, आप लोगों को थोड़ी देर में पता लग जाएगा व्हाट इज न्यूक्लियस, ठीक है। बस आप अभी जस्ट ये रखो कि क्या क्या डिस्कवर हुआ है, किसने क्या डिस्कवर किया है, डेड सेल। एंड फर्स्ट टाइम जो सेल की डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट हुक ने करी। सेकंड टाइम जो फर्स्ट फ्री लिविंग सेल थी वो डिस्कवर करी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंड द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन
एंड उसके अलावा जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग मैटर ऑफ द सेल, जो भी लिविंग कंटेंट है सेल का उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, वो किसने डिस्कवर किया? पुरकिंजी। ओके, इसके अलावा नहीं, जब इतना सब डिस्कवर हो गया इसके बाद सेल थ्योरी दी गई। ओके, व्हाट इज सेल थ्योरी? और सबसे पहले सेल थ्योरी दी किसने की? सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान। ठीक है, दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे, एक एनिमल्स की स्टडी करते थे, एक प्लांट्स की स्टडी करते थे। तो इन्होंने क्या बोला कि जितने इन्होंने अपने जो सेल थ्योरी में जो पॉइंट्स बताए, जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए। ओके, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हुए हैं। इसके अलावा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बट इन दोनों ने एक लाइन ये नहीं बताई कि हाउ सेल ओरिजिनेट, सेल कैसे आती है। ठीक है, सबके सब सेल के बने हैं, ठीक है, लेकिन जब न्यू ऑर्गेनिज्म आता है तो उसके अंदर सेल आती कहाँ से है? ठीक है, तो ये किसने एक्सप्लेन किया और सेल थ्योरी को किसने एक्सपेंड किया फर्दर? एक पॉइंट और ऐड करवा के, रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने ये सजेस्ट किया कि जितनी भी सेल होती हैं वो अपनी पुरानी वाली सेल से आती हैं। ऑल द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब पुरानी वाली सेल। ओके, कैसे? सपोज ये कोई सेल है, ठीक है, ये आगे जाके जब डिवाइड होगी तो अपने में से ये दो सेल और बनाएंगे, तो ये न्यू सेल एंड ये वाली प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो न्यू सेल्स arise from pre-existing cell. क्लियर? सेल थ्योरी सबको क्लियर है? अब मुझे कंफर्मेशन चाहिए। एनी डाउट? तनीषा एंड रिदिमा? ओके, तो हम जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया हुआ है तो हमने टू बेसिस पे किया हुआ है, एक नंबर के बेसिस पे एंड सेकेंड वन सेल टाइप के बेसिस पे। तो सेल टाइप हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल हमें ये पढ़ना है कि नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन किया गया है। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिर्फ हम एनिमल्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे, अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ होते हैं मल्टीसेलुलर। अब ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट डिफरेंसेस दिखाए हुए हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं?
यूनि मीन्स वन, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें खाली एक सेल हो, एक सेल का मतलब खाली उसमें सिंगल सेल हो, ओके। एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड कोई आगे बताओ तुम, नेम एनी ऑर्गेनिज्म विच इज यूनिसेलुलर। यस, बैक्टीरिया एंड द अमीबा बोथ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके कंपैरिजन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? दैट हैव लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी, ठीक है, उनके पास न्यूमरस सेल्स होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन के बेसिस पे, तो ये सेल नंबर के बेसिस पे था, यूनिसेलुलर सिंगल सेल है एंड मल्टीसेलुलर लार्ज नंबर ऑफ सेल। इसके अलावा फंक्शन, yes absolutely, plants and animals are multicellular. Function, paramecium is yes Tanisha. Function all function are performed by single cell। यूनिसेलुलर की बॉडी जब एक सिंगल सेल की है तो ये बिल्कुल सही बात है कि जितने भी फंक्शन होंगे उसकी बॉडी में सिर्फ कौन परफॉर्म कर रहा होगा, वो अकेली सिंगल सेल परफॉर्म करेगी। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपने देखा होगा कि जो फंक्शन है वो अलग अलग तरह की सेल परफॉर्म करती है, ठीक है। जैसे आपने अभी ह्यूमन सेल में देखा था कि एक फैट स्टोर करने का काम कर रही थी तो उसका नाम फैट सेल रख दिया, ठीक है। एक नर्व सेल थी, उसका कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपकी बॉडी में हर सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। तो मल्टी सेलुलर में डिफरेंट और फंक्शन आर परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन में कि बॉडी में क्या काम डिवाइडेड है। यूनिसेलुलर में जब सिंगल सेल है तो कोई भी लेबर ऑफ डिवीजन शो ही नहीं होता, इनकी बॉडी में लेबर ऑफ डिवीजन है ही नहीं, सॉरी डिवीजन ऑफ लेबर। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो हमारा कोई पार्ट कोई और सा काम कर रहा होता है, हमारा कोई दूसरा ऑर्गन कोई दूसरा काम कर रहा होता है। जैसे लंग ब्रीथिंग में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, हार्ट पंपिंग में हेल्प कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि हार्ट अभी थोड़ा ये काम कर रहा है लेकिन बाद में थोड़ी देर में लंग्स का काम करेगा, नहीं। इट इज क्लियर कि डिवीजन ऑफ लेबर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, रिप्रोडक्शन मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ओके। सो द इसमें सिंगल सेल ही इन्वॉल्व होती है, बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं रिप्रोडक्शन में, जैसे ओवम एंड स्पर्म, ठीक है। लाइफ स्पैन, इसको आप थोड़ा रिलेवेंट नहीं मान सकते बट ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में शॉर्ट और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लार्ज लॉन्ग, सॉरी। सो क्लियर है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में डिफरेंस। लॉग आउट हो गया। रिद्धिमा कितनी देर से वेट कर रहे थे बच्चे? लॉग आउट हो गया था। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर, हाँ आप तनिषा मैं बोल ही नहीं रहा था उस टाइम पर। अब सुनाई दे रहा है ठीक? अब क्लियर है आवाज? प्लीज टेल मी। यस रिद्धिमा, नो प्रॉब्लम, बट अभी आवाज क्लियर है सबको?
Okay, good. ends ओके सो स्ट्रक्चर ऑफ सेल के देखो तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ओके तो अगर आप सेल को रफली ड्रॉ करो मैंने हालांकि ड्रॉ किया हुआ है सो द आउटर मोस्ट बाउंड्री इज जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी वो क्या होगी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अलावा सेल में एक सेंटर में एक और पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस ठीक है इसके अलावा अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक लिविंग मटेरियल है ओके इस लिविंग मटेरियल को हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म ओके बट अब तुम देख रहे हो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म सो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इनको एक साथ हम क्या बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म क्लियर है व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म मैंने बताया था स्टार्टिंग में जो लिविंग मैटर होता है लिविंग मींस जो एक तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ठीक है तो साइटोप्लाज्म में फंक्शन चल रहे हैं न्यूक्लियस में चल रहे हैं ठीक है तो इसके तो सेल बाउंड्री के अंदर अंदर का जितना भी हिस्सा है आप इसको कंप्लीटली प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे एंड इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो साइटोप्लाज्म में एंड न्यूक्लियस में क्लियर व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म Okay, first topic is plasma membrane. What is plasma membrane? Plasma membrane is the outermost covering of the cell. या आप बोल सकते हो सेल की जो बाउंड्री होती है ये सेल है और इसके रेड लाइन से ये जो बाउंड्री शो की हुई है इट इज सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा इसका तीसरा नाम होता है प्लाज्मा थर्ड नेम होता है इनका प्लाज्मा लेमा ओके थर्ड नेम भी आप ध्यान रख सकते हो ठीक है सो इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ये सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जिसका फंक्शन होता है हाँ वो तो हम उसको फंक्शन के बेसिस पे बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कॉलोनी लेकिन फर्स्ट आप यही समझो सिंपल बेसिक सेल मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री ऑफ द सेल दैट की सेपरेट द एनवायरनमेंट जो ये वाला सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है उसको आउटसाइड वाले एनवायरनमेंट से क्या करता है ये सेपरेट करके रखता है ओके सो इसका ये बेसिक फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है ठीक है एंड ये किसकी बनी हुई होती है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इस पॉइंट को ध्यान रखना कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं सेल्यूलोज लिख के आ जाते हैं ठीक है जबकि वो सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है ठीक है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स ठीक है नेक्स्ट आप जो अब लोग आप पूछ रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन होती है हम उसको
सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई भी सब्सटेंस होगा और वो सीधा सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है? सेल को पता होता है कि उसके लिए क्या यूजफुल है, क्या यूजफुल नहीं है, ठीक? तो ओनली यूजफुल सब्सटेंस विल बी सेलेक्टेड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो ये अलाउ करती है और रेस्ट्रिक्ट करती है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो सेल के अंदर जा रहे होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन एंट्री और एग्जिट पे कंट्रोल रखती है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे या अंदर से बाहर की ओर आएंगे, ठीक है? तो इट इज सेलेक्टिवली नेचर, ठीक है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है? मेम्ब्रेन दो तरह की होती हैं, एक होती है परमिएबल, ठीक है? एक होती है सेमी परमिएबल और एक होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल मीन्स जो किसी को भी मतलब नहीं रोके, वो परमिएबल है, मतलब उसके अंदर से सब जा सकते हैं, ठीक है? जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब के सब अलाउड होते हैं। जैसे सेल वॉल परमिएबल है, ठीक है? उसमें से कोई एंट्री एग्जिट नहीं होता, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है? तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया मेम्ब्रेन्स के बीच में। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन सबसे पहले मैंने बताया कि सेलेक्टिवली होती है नेचर में, तो इट रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है? सेकंड, ये एक तरह की आउटर बाउंड्री है सेल की, तो ये सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट भी करती है इन किसी इंजरी से। इसके अलावा इट अलाउज द फ्लो ऑफ मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑर्गेनल्स ऑफ द सेम सेल। आप जानते हो कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, तो उनसे भी इसका कनेक्शन होता है, ठीक है? तो सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इनके बीच में भी ट्रांसफर होती है सेल ऑर्गेनल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, जिसकी वजह से एक तरह का फंक्शन परफॉर्म होता है सेल के अंदर। एंड इट प्रोवाइड सम ऑर्गेनिक कनेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल, मतलब कि मीन्स जैसे दो सेल हैं, ठीक है? ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये इसकी नेबर है, ठीक है? अब ये आपस में कनेक्शन कैसे करेगी, ठीक है? तो ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ये काइंड ऑफ जंक्शन है, ठीक है? तो ये जंक्शन के थ्रू, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही वजह से बना है जंक्शन, ओके? तो आई थिंक आप लोगों को फंक्शन क्लियर होंगे। किसी को डाउट? ओके, इसके बाद मैं भी पूछूंगा आप लोगों से क्वेश्चन। ओके, एक टर्म बताता हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान से समझ। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये दो टर्म है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है? ये बताओ कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस सेम प्रोसेस है या अलग प्रोसेस है? कोई डिफरेंस होता है इनके अंदर? ओके,
यस किसके लिए डिफरेंस होता है उसके लिए। ओके मैं ये बताता हूँ। डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, ये किसी भी तरह के मीडियम में हो सकता है डिफ्यूजन, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। ठीक है, डिफ्यूजन किसी भी मीडियम के अंदर हो सकता है। बट ऑस्मोसिस पे आ जाओ। ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो सब्सटेंस, डिफ्यूजन किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है, मैंने तुम्हें बताया। बट ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्वेंट्स का होता है, यानी कि वाटर। ठीक है, तो जब वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है, एक कंडीशन और होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, so it is called osmosis. So when water is किसी को कोई डाउट? Okay, so simple diffusion. Diffusion is the movement of any substance from their higher concentration to their lower concentration. ठीक है, but in osmosis it is the movement of water from higher concentration to the lower concentration through semi permeable membrane. ठीक है, क्लियर है ये सबको? ऑस्मोसिस कहाँ पे होता है, जब रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, सॉइल में से प्लांट्स जब उसको पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो वहां पे रूट्स के अंदर ऑस्मोसिस हो रहा होता है उस टाइम पे। ठीक है, चलो आज की क्लास से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग से, और आप उसके आंसर देंगे। चैट बॉक्स में आंसर देना, जब मैं बोलूँ एक्सप्लेन करने के लिए तो एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, ओके, नेम द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंड क्वेश्चन सभी के लिए, तो सबको आंसर करना है। प्राइवेटली भी कर सकते हो। Name the largest cell in the human body. Body cell. Longest means name the longest cell. रिधिमा तुम्हारा आंसर?
I hope Yes, everyone yes, is yes. honest and not looking at or checking your answers or taking help from any source. Please be honest, है ना? Don't Yes, cheat. Tanisha, you are right. तभी मैंने largest and the longest cell question पूछा. Largest cell आपकी body में ovum है and the longest cell is nerve cell. Okay? There is a difference between largest and longest. Okay, next question. Largest cell of the world in the living world. Largest cell in the world. Reply करो सभी without looking at any source of help, without googling it or taking help from your books or somewhere else. Easiest answer. 6, 7 क्लास के बच्चों को. सलोनी और किसको वॉइस क्लियर नहीं है? सर इज आस्किंग which what is the largest cell of the world? Okay, Tanisha can hear. Ridhima and Saloni still not audible. Saloni and Ridhima still not audible. It's audible to Tanisha. I think there is with your network because Tanisha is Tanisha, can you hear clearly? Okay, then their network problem. Let me tell them. Your answer is right, Tanisha. Ostrich egg cell. See, if any single one of you can hear clearly, then it might be problem from your end. So better to change your location, or if you are using computer, then check your network connection. Anyways, that was the question. Last question, sir asked about the cell, and sir is winding up anyways. Next question. आरनादीप एंड ख्याति, क्या आपको आवाज क्लियर आ रही है?
गुड। ओके गुड। अच्छा, सेकंड चैप्टर का जो असाइनमेंट मैंने मैथ्स तक अपलोड किया था, आई होप देख लिया होगा आपने। उसको 20 जून से पहले पहले अपलोड कर देना गूगल क्लासरूम पर, ठीक है। गुड इवनिंग एंड सर इज आल्सो सेइंग गुड इवनिंग।